दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम फ्रंट पेज के साथ में। पहली न्यूज़ हम देखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से किस प्रकार से लोगों की डेथ हो जाती है दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में। ये पहला जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल से है। यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे ही कम होती है 24 घंटे के अंदर में ना 25 लोगों की डेथ हो जाती है और लगभग 65 जो पेशेंट है ना वो सीरियस कंडीशन में आ गए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया पहली न्यूज़ में। सेकंड न्यूज़ है, एक हॉस्पिटल है महाराष्ट्र का विरार हॉस्पिटल, वहाँ के आईसीयू में आग लग जाने के कारण 15 लोगों की डेथ हो गई कोविड-19 के जो पेशेंट हैं। अभी 1-2 दिन पहले हमने देखा था गैस लीक होने के कारण हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और उसके चलते चलते काफ़ी सारे कोविड-19 पेशेंट की डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार से और भी जो अन्य घटनाएं हैं ना ये और भी ज़्यादा जानलेवा हो जा रही हैं। और वर्तमान में यदि हम सबसे इम्पोर्टेंट देखें तो वो ऑक्सीजन ही है। वैक्सीन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में ऑक्सीजन हो गई है। इसके बाद हम देखने वाले हैं, केंद्र सरकार का कहना है कि हम गरीब लोगों को 5 kg फूड ग्रेन्स फ्री प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अंडर PMJKAY के अंतर्गत। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा था, ठीक है। ये आता है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। इसने कहा था कि हम 3 महीने के लिए अप्रैल, मई और जून 2020 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें NFSA के तहत जो गरीब और कमज़ोर तबका है ना उनको खाद्यान्न सुरक्षा हम अवेलेबल कराएंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन लोग शामिल थे, जैसे कि अंत्योदय वर्ग में जो लोग आते हैं या फिर ऐसी फैमिली जिनको सरकार या स्टेट प्रायोरिटी देती है, उन सब लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। और इसके अंतर्गत उन्हें 5 किलो चावल या गेहूँ, जहाँ पर चावल खाया जाता है वहाँ चावल, जहाँ गेहूँ ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पर गेहूँ देंगे। इसके अलावा इसमें दाल का भी प्रावधान था, 1 किलो दाल भी अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। अब उन्हें PDS प्रणाली के अंतर्गत जो भी मिलता है वो तो मिलेगा ही, इसमें 5 किलो और ऐड कर दिया जाएगा, प्लस इसमें दाल या फिर चना भी शामिल किया गया था। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो दिल्ली सरकार से है। दिल्ली सरकार ने जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं ना, जैसे जो घर बनाने के लिए जो मिस्त्री वगैरह मज़दूर काम करते हैं उनके लिए 5,000 रुपया देने का प्रावधान किया है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि अभी जब लॉकडाउन लगा है तो उन लोगों का काम बंद है। अब खाने पीने रहने ये सारे खर्चे चलाने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम उनके द्वारा उठाया गया है। तो इनको 5,000 रुपये दिया जाएगा। तो टोटल अभी कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कितना पैसा अभी दिया जा चुका है और कितना अभी देने को बाकी है, तो ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है कि अभी 2,10,684 कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, ठीक है, जिनको अपने को पैसा देना है। इनमें से 1,05,750 को हम पैसे दे चुके हैं और बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनको हम आने वाले टाइम में शामिल करेंगे, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। इसके अलावा भी कुछ प्रयास है जो बहुत ही बढ़िया किए गए हैं, जैसे कि जो डेली वेजर हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं पूरे दिल्ली में, ठीक है, इनके लिए इन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्थापित किए हैं, चाहे वो स्कूल हो या फिर कंस्ट्रक्शन की साइट हो, ताकि इनको भोजन अवेलेबल हो सके। इसके अलावा और कुछ भी ऐसे प्रयास हैं जो हम माइग्रेंट्स वर्कर या फिर गरीब लोगों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने 7,000 फूड पैकेट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा सरकार का ये कहना है कि हम एक हेल्पलाइन भी चालू करेंगे,
ठीक है, ताकि जितनी संभव मदद हो सके हम उनकी कर सकें। और जो दिल्ली की सरकार हेल्पलाइन लाने वाली है ना, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि बेड कितने अवेलेबल हैं और फूड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, क्या मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हेल्पलाइन में हमको मिल जाएंगी। इसके बाद यदि हम पिछले साल की बात करें ना, जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा था, तो इनका कहना है कि जो 5,000 रुपया है ना, हमने 55,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिए थे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, यदि कोई हमसे पूछ लेता है कि यदि आप खुद किसी स्टेट के मुख्यमंत्री होते या फिर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो कैसे देश को हैंडल करना रहता या फिर कैसे अपने स्टेट को हैंडल करते, तो यहाँ जो दिल्ली की सरकार ने कदम उठाए हैं उससे हमें कुछ तो सीखने को मिलता है। दोस्तों, फ्रंट पेज में हमने देखा था कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 किलो अन्न जो है प्रोवाइड कराएगी। तो ये जो सरकार है ना, ये केवल मई और जून, अभी 2 महीनों के लिए इन्होंने घोषणा किया है इनको निःशुल्क खाद्यान्न के लिए, ठीक है। अब ये जो काम है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको इंग्लिश में NFSA कहा जाता है, 2013 जो अधिनियम है, इसके तहत जो लोग भी आएंगे, लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मई और जून में ये फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा। इन्हें जितना मिलता है वो तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ में प्रति व्यक्ति 5 किलो एक्स्ट्रा खाद्यान्न फूड ग्रेन्स वितरित किया जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसको संसद के द्वारा 2013 दिनांक 10 सितंबर 2013 को इसको इनेक्टमेंट किया गया या फिर अधिसूचित किया गया। इसके यदि हम उद्देश्य की बात करें तो ठीक है, लोग अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकें, गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, इसलिए और ऐसा रेट जो कि उनके लिए सूटेबल हो, जिस रेट पर वो उनको आसानी से ख़रीद सकें, उसके साथ साथ में अच्छी गुणवत्ता के फूड ग्रेन्स को पर्याप्त मात्रा में उन्हें उपलब्ध कराना है और उनका जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना, तथा जो भी पोषक तत्व है ना उनको मिल सके, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना इस योजना का उद्देश्य था, इस अधिनियम का उद्देश्य था। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, TPDS है, इसमें यदि किसी को राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करना है तो लगभग 75% ग्रामीण आबादी को शामिल किया गया है और 50% शहरी आबादी को इसमें शामिल किया गया है। मतलब यदि टोटल कवरेज देखा जाए तो 2/3 आबादी को, पब्लिक को इसमें शामिल किया जाएगा। और यदि हम रेट की बात करें कि किस रेट पर भोजन को अवेलेबल कराया जाएगा, तो चावल को 3 रुपये किलो, गेहूं को 2 रुपये किलो, और जो मोटे अनाज रहते हैं ना, जैसे कि मक्का हो गया, इनको 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। और 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह, मतलब एक व्यक्ति को 1 महीने में 5 किलो अनाज प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें अंत्योदय अन्न योजना भी शामिल है, जिसके अंतर्गत जो निर्धनतम गरीब से गरीब व्यक्ति, सबसे गरीब तबका है ना, उनको 35 किलो फूड ग्रेन्स प्रति परिवार हर महीने अवेलेबल कराया जाएगा। अब इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको पोषण मिल सके और उनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर हो सके। इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर स्तनपान दूध पिलाने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनको गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद भोजन के साथ साथ में कम से कम 6,000 रुपये का जो मातृत्व लाभ है ना, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें ये भी बात बताई गई है कि 14 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको, उनके जो भी पोषण का जो स्टैंडर्ड है
उसके अनुसार ही उनको भोजन दिया जाना चाहिए, ठीक है, जितनी उनको रिक्वायरमेंट है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की, उस हिसाब से। इसके बाद इसमें ये बात भी अच्छी कही गई है कि यदि आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है तो आपको भत्ता मिलेगा। और इसमें शिकायत के निपटारा की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर शिकायत कंप्लेंट को आप निपटान कर सकते हैं। और इसी से जो है ना पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, और इसके लिए अधिनियम में अलग से प्रावधान भी किए गए हैं। अब यदि हम अभी वर्तमान परिस्थिति जाने इसकी कि अभी क्या इसका लेवल चल रहा है, तो सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में ये क्रियान्वित किया जा रहा है, मतलब सभी स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है ना उनमें ये चालू है। और ठीक है, इसका जो टारगेट था वो 81.34 करोड़ का था, जिसमें से 80.72 करोड़ व्यक्ति को इस योजना में कवर किया जा चुका है। और एक बात ये ध्यान रखना है कि जो चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादरा और नगर हवेली है ना, यहाँ पर फूड ग्रेन्स नहीं दिया जाता है। यहाँ पर सीधे उनको पैसे दे दिए जाते हैं ताकि वो खुद अपने से ख़रीद सकें, अपने मन के अनुसार उन्हें जो खाना है वो चीज़ ले सकते हैं, और क्वालिटी भी अच्छी उनको मिल जाएगी, टाइम टू टाइम वो चाहे जब ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या रहता है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फूड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है, और टाइम टू टाइम, आप कल तक लास्ट डेट थी, परसों आप जाएंगे तो आपको अनाज नहीं मिलेगा। जिस डेट में ओपन होना है दुकान, आपको उसी टाइम में जाना पड़ेगा। अब इसमें एक ख़ास बात ये है कि हमारे स्टेट में काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए स्टेट को राज्य खाद्य आयोग का गठन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो भी उसका कार्यान्वयन है उसकी निगरानी हो सके, उसकी समीक्षा हो सके। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि यदि आप एक विशेष राज्य खाद्य आयोग का गठन करते हैं तो केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार जो आप आयोग गठन कर रहे हैं उसके लिए ना गैर भवन परिसंपत्ति के लिए एक ही बार में वित्तीय सहायता करेगी, फिर दोबारा आपको नहीं देगी। अब ये जो गैर भवन वाले जो खर्चे हैं ना, उसमें क्या क्या शामिल है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, ऑफिस उपकरण हो गए, कंप्यूटर आदि के लिए सहायता अवेलेबल कराना है, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर, एसी, फोटोकॉपी मशीन है, फैक्स मशीन है, टेलीफोन, EPFEX सिस्टम, टेबल, कुर्सी, स्टोरेज आदि ये सब शामिल हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी जो निर्माण कार्य है ना, या फिर कोई आवर्ती व्यय है, इसके लिए आपको फिर से सहायता नहीं मिलने वाली है। एक बार जो इन सब चीज़ों के लिए आपको सहायता दे दी केंद्र सरकार, तो दे दी, इसके बाद वो फिर आपको खुद से ही करना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम आसियान से देखने वाले हैं, तो आसियान से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। आसियान का जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, मतलब ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है ना, इनका एक ग्रुप है, एक क्षेत्रीय संगठन है जो इस एरिया में, एशिया प्रशांत वाले एरिया में जो उपनिवेशी राष्ट्र हैं उनके द्वारा जो तनाव उत्पन्न किया जाता है ना, तो उसी को कम करने के लिए पॉलिटिकल रूप हो चाहे सोशल रूप हो, इनके लिए स्थिरता को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था जब इसको स्थापित किया गया था। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, इसका आदर्श वाक्य है। और 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और यदि इसके सचिवालय की बात हम करें तो इसका सचिवालय स्थित है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अब इसके सदस्य राष्ट्रों की हम बात करते हैं तो इसके टोटल 10 सदस्य राष्ट्र हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसके बाद हम बात करते हैं आसियान की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। तो 1967 में आसियान घोषणा पत्र, जिसको बैंकॉक घोषणा पत्र कहा जाता है,
जितने भी संस्थापक राष्ट्र थे ना, उन्होंने साइन किए और इसी के साथ में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके उस टाइम में संस्थापक राष्ट्र थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो खबर हम देखने वाले हैं म्यांमार से। म्यांमार में अभी मिलिट्री का रूल चल रहा है, वहाँ पर मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया है और जो वहाँ के जो शासक थे ना, उनको नज़रबंद करके रख दिया है। तो इसी के चलते वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो फिर से लोकतंत्र की चाह रहे हैं कि फिर से लोकतंत्र स्थापित किया जाए। तो यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि अभी आसियान की मीटिंग यदि होती है तो हमारी बातों को ज़रूर इसमें शामिल किया जाएगा, इसमें हमें ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। अभी तक यदि हम डेथ की बात करें ना, तो लगभग 739 पीपल की यहाँ पर हत्या हो चुकी है वहाँ की मिलिट्री शासन के द्वारा। अब यहाँ पर आसियान इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि म्यांमार आसियान का एक सदस्य है और जो वहाँ के जो कॉप लीडर हैं ना, मिन ऑन्ग हलियांग, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं सैटरडे को, ठीक है। और इसमें टोटल 10 कंट्री हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसमें हो सकता है इस पर एड्रेस किया जा सके इस क्राइसिस पर। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये जो मिलिट्री का रिजीम अभी चल रहा है ना, इसका चाहे वो आसियान के लीडर हों, फॉरेन के मिनिस्टर हों, ठीक है, इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, चाहे वो कोई एक्टिविस्ट हो, ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स हों, ठीक है, और प्रोटेस्टर हों। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना ये नरसंहार हो सके ना तो रुक जाए और यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो जाए। और इनकी एक ही डिमांड है कि ये जो आंग सान सू की है ना, इनको जल्दी से जल्दी आप रिहा करिए। और ये जो नारे लगाते हैं वो ये है उसमें कि हम क्या चाह रहे हैं, हम केवल डेमोक्रेसी चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। अभी कुछ दिनों से ऐसा चल रहा था कि यंगून में ना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो नहीं रहे थे, थोड़ा शांति का माहौल छा गया था। लेकिन अब फिर से उनको पता है कि आसियान में ये मुद्दा उठ सकता है, तो हमें यहाँ पर प्रदर्शन को तेज़ करना चाहिए, इसलिए यंगून में भी अभी जो प्रोटेस्ट है ना वो तेज़ हो गया है। तो आसियान से ये डिमांड करते हैं कि आप हमारे साथ में स्टैंड रहिए, आप हमारे साथ में खड़े रहिए, ठीक है। क्या आपको और भी ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, खून खराबे की ज़रूरत है राइट डिसीजन के लिए? क्या आप चाहते हो कि यहाँ पर और भी ज़्यादा खून खराबा हो? बताइए, तब जाके आप डिसीजन लोगे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और अभी एक शैडो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर शैडो सरकार जो बनाई गई थी ना, यहाँ पर ये जो प्रोटेस्टर थे और कुछ लोगों ने मिलके जो बाउंड्री वाला जो एरिया था ना, यहाँ के जो माइनॉरिटी हैं ये सब साथ में आकर मिले थे और इन्होंने एक शैडो गवर्नमेंट का निर्माण किया था। इसको लेकर भी ये जो यहाँ का मिलिट्री का जो प्रमुख है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मिन ऑन्ग हेलियांग। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्या रोल रहा है म्यांमार के लिए। तो ऐसी बात नहीं है कि देशों ने इसकी आलोचना नहीं की है, तो आलोचना करने अकेले से है तो वहाँ की मिलिट्री सुधरने वाली नहीं है। तो इसके साथ साथ में भी कुछ ऐसे कंट्री ऐसे हैं, यूएस, ईयू, यूके है, जिन्होंने ऑलरेडी सैंक्शन लगा दी हैं। सैंक्शन जैसे कि उनको मिलिट्री के जो उपकरण है ना उनकी सप्लाई हम रोक देंगे, और भी इकोनॉमी से रिलेटेड वो बैरियर म्यांमार के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी वहाँ का जो अभी का जो नेता है ना, मिलिट्री का प्रमुख है, उसकी बहुत ही ज़्यादा ना इंटरनेशनल सेक्शन को वो फेस कर रहा है। उनकी खुद की आर्मी का रोल किस टाइम की बात कर रहे हैं, जब 2017 में म्यांमार की जो माइनर कम्युनिटी थी ना, रोहिंग्या मुसलमान, उनको 7,50,000 जो मुस्लिम माइनॉरिटी थी ना, उनको म्यांमार से खदेड़ दिया गया था, उनकी ब्रूचली हत्या कर दी गई थी, इसलिए उनको सैंक्शन का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हम बात करती हैं जापान की। तो जापान का हम मैप देख लेते हैं, ठीक है।
जापान का जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया और ये पश्चिम वाला हिस्सा हो गया, तो इस वाले एरिया में पड़ता है सी ऑफ जापान, जिसको ईस्ट सी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ और यदि हम पश्चिम की बात करें तो इस तरफ इसके रसिया पड़ता है, नॉर्थ कोरिया पड़ता है और उसी के नीचे में है साउथ कोरिया। अलग अलग ट्रेंच इसके स्थित हैं। इसके पूर्वी वाले हिस्से में, पूर्वी और दक्षिणी की तरफ हम बात करें तो रुकुयू ट्रेंच है। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जापान ट्रेंच है और फिर पैसिफिक ओशियन पड़ता है इसके पूर्वी वाले हिस्से में। अब हम देखते हैं ये अलग अलग छोटे छोटे जो आइसलैंड होते हैं ना, उनका एक ग्रुप है। जैसे कि नॉर्थ में होक्काइडो है। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा वाला आप देख रहे हो ना, होन्शु, ये सबसे बड़ा यहाँ का आइसलैंड है। इसके बाद शिकोकुयु है, उसके बाद फिर ये है क्वाइशु। 4 प्रकार के आइसलैंड से मिलकर बना है। और आप देख रहे हैं सबसे छोटा आइसलैंड ये वाला शिकोकुयु। और जापान का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्वत है ना, माउंट है, वो है माउंट फ्यूजी, जिसकी हाइट 3776 मीटर है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ में क्या दिया है। तो न्यूज़ में बताया गया है जापान ना होस्ट करने वाला है किसको, एक मिलिट्री अभ्यास करना चाहता है यूएस और फ्रांस के साथ में। इसी को लेकर ये न्यूज़ आई है। तो आखिर इसका जो मेन पर्पस है ना, वो ये है कि चाइना का जिस प्रकार से, ठीक है, वहाँ पर प्रभुत्व बढ़ते ही जा रहा है ना, वो दूसरे के एरिया में उसके जहाज़ें जो प्रवेश कर जाते हैं, उसी को काउंटर करने के लिए जापान ने ये प्लानिंग किया है। और यदि हम बात करें कि कब से कब तक, ठीक है, एक्सरसाइज, तो इसकी डेट यहाँ पर बताई गई है 11 से 17 मई। ठीक है, पहली लार्ज स्केल की ये एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, जापान में। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें ग्राउंड ट्रूप्स भी शामिल हैं, ऑल 3 कंट्रीज़ की, मतलब तीनों देशों की जो ग्राउंड वाली सेना रहती है ना, वो भी इसमें शामिल होने वाली हैं। अब यदि हम बात करें कि इसका क्या इम्पोर्टेंस होने वाला है, तो साउथ चाइना सी पर जो चाइना कहता है ना कि बस इस पर हमारा डोमेन होना चाहिए, तो इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि ये देशों की आपस में जो डिफेंस का कोऑपरेशन है वो बढ़ेगा। और ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में ना जो एरिया है, जो संसाधन है वहाँ के, उसका सभी लोग फ्री और फेयर तरीके से शेयर कर सकें, इसलिए ये डिफेंस उन्होंने आयोजित की है। और इसके साथ साथ में और भी कुछ टैक्टिक्स और जो स्किल्स हैं ना अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को लेकर, वो इसमें विकसित होने वाली हैं। इसलिए जापान चाहता है कि बहुत सारे लाभ इससे हम मिलने वाले हैं, तो चलो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम बिजनेस वाले पेज से देखने वाले हैं, IRDAI से। जी ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एडवाइस दिया है बीमा कंपनियों को। ठीक है, तो इनका ऐसा कहना है कि जो भी हॉस्पिटल है ना, वो यदि कैशलेस ट्रांजैक्शन को नहीं लेन देन कर रहा, फैसिलिटी को नहीं लेन देन कर रहा है, तो उसकी आप रिपोर्ट करिए। ठीक है, यदि वो एक्सेस चार्जेस ले रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहा है, तो भी उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा, ऐसा IRDAI का कहना। तो ये आखिर बात सामने कैसे आई, अलग अलग हॉस्पिटल जो है ना, अलग अलग जो इंश्योरेंस की पॉलिसी व्यक्ति लिए हुए हैं ना, उनसे अलग अलग रेट वसूल कर रहे थे। एक हॉस्पिटल कम ले रहा है, दूसरे में ज़्यादा ले रहा है, तो ये जो असमानताएं थी ना, इसी को देखते हुए IRDAI ने ये स्टेप उठाया है कि आप ये इंश्योर करिए, हर जगह जो रेट है उनकी स्कीम का, वो उनको वही प्लानिंग का लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इरडा की। ठीक है, IRDAI।
तो इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। और यदि हम इसकी स्थापना की बात करें ना, तो इसको फाउंड किया गया था 1999 में। तो इंश्योरेंस सेक्टर की ये देखरेख करता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने का काम ये करता है। और यदि हम बात करें कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो ये आता फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में ये आता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में स्थित है।